एंड बाय गीतांजलि श्री। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का क्रिटिकल अप्रिसिएशन हिंदी मतलब तो समझ गए होगे, टॉम्ब ऑफ सैंड। की समाधि समाधि एज योर कन्वीनियंस। ओके चलो शिवानी, देखो ये तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड माइलस्टोन, मतलब इसका थोड़ा सा परिचय है इस वर्क का। तो गीतांजलि श्री गॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना। दो प्रकार के नेशनल लेवल पे अच्छे बड़े अवार्ड होते हैं, सॉरी 3 होते हैं बेसिकली। एक होता है नोबेल प्राइज, ना, लिटरेचर का नोबेल प्राइज, होता है बुकर प्राइज, और तीसरा होता है मैन बुकर प्राइज। हाँ, ये सब इंटरनेशनल ही है ना। बुकर प्राइज उन्हीं में से एक है। तो हमारी ये नॉवेल है जो को फर्स्ट टाइम ये मिला, दैट मीन्स द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू अचीव दिस प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब सम्माननीय, रिकॉग्निशन जाना माना, ना, मार्किंग अ वाटर सेड मूवमेंट फॉर इंडियन लिटरेचर ऑन द ग्लोबल स्टेज। वैश्विक स्टेज पे ये अवार्ड पाने वाला ये एक खास वर्क है। दिस हिस्टोरिकल विन ब्रॉट हिंदी लिटरेचर एडिशन इनटू मींस वैश्विक स्तर पर ये अलग ही चमक के बाहर आया। स्पॉटलाइट मतलब होता है निखर के सामने आना, है ना, तो प्रखर होके। देन मास्टरफुल ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? डेजी रॉकवेल। इनने जो इसको ट्रांसलेट किया ना, मतलब क्या ही बताएं। अगर ट्रांसलेशन थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं हुआ होता ना, शायद मजा उतना अच्छा नहीं आता। ठीक, ट्रांसलेशन प्रिजर्व द पोएटिक नॉनसेंस। इनने जो ट्रांसलेशन किया उसमें इसके जो पोएटिक नॉनसेंस है ना, उसको बचा के रखा, भावनाओं को बचा के रखा। एंड द कल्चरल एसेंस, जो साहित्यिक एसेंस है वो बचा। तो सोचने वाली बात है, जो राइटर है तो पता उसने महसूस किया होगा कि भारत में कैसा चलता है। ऐसा देखो, ब्रिटिश का कल्चर इंडिया कल्चर से अलग है, लेकिन उस फीमेल ने, डेजी रॉकवेल ने, भारत को फील किया होगा। हाँ, है ना, फील किया होगा कि भारत में ऐसा होता होगा, तब जाके वो कर पाए। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे देखो, अपन गांव में रह रहे हैं, अपन को पता है कि दिवाली आती है, जब कच्चे घर होते हैं, मट्टी सानने में कितनी मेहनत लगती है। ये बात एक दूसरा व्यक्ति जो बाहर का है ना, वो पर्सन कभी नहीं समझ कि वाकई में मट्टी सानने में कितनी मेहनत लगती है। तो फिर हाँ, ये समझ गए है ना कि ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा दम रही। उस राइटर ने फील किया है वास्तविक सिचुएशन को। ट्रांसलेशन तो ये ठीक, फिर देख लें एपिक लिटरेरी कैनवास। एपिक मतलब होता है महाकाव्य, मतलब ये महाकाव्य के स्टाइल में है, मतलब अच्छी खासी लेंथ है इसकी, है ना। लिटरेरी कैनवास मतलब एक महाकाव्य के स्टाइल में इसकी सेटिंग को रखा गया है। इस sprawling 700 plus page masterpiece that weaves together personal, historical, national trauma and individual identity। ठीक, अच्छे तरीके से इसको बुना गया है, साथ ही साथ ठीक ऐतिहासिक और
देश की समस्या और इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो एक ऐसी थीम है कि अपन इस साल इस थर्ड ईयर में अपन इस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, है ना। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब जो लिटरेचर है इस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। द नोबेल एम्बिशियस scope encompasses multiple generations and explore the intersection of private and political sphere। राजनीतिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, है ना, को इंटरसेक्ट करने वाली सिचुएशंस को एक्सप्लोर किया गया और इन जनरेशंस के जो मल्टीपल जो भी जनरेशंस है उनको आगे पीछे उनके इनकम्पासेस मतलब होता है कि उनके ट्रांजैक्शन पीरियड को जानना। इसको इस चीज का महत्व, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। तो ये जो नोबेल है क्या बात करता है कि ये जितनी भी राजनीतिक और व्यक्तिगत सिचुएशन है उन सभी पे और जनरेशन बाय जनरेशन दोहराया है। एग्जाम्पल से समझो, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। तो ये सिचुएशन है मतलब इस वर्क की, ठीक। ओके, फिर देखें द हार्ट ऑफ द स्टोरी जर्नी, मतलब मास। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो कैरेक्टर है वो हमारी माँ ही है। कुछ कैरेक्टर की जैसे हम चर्चा कर लें, इसमें माँ को माँ ही कहा, बेटी है बेटी को बेटी ही कहा गया है, और बहू है बहू को बहू ही कहा गया है ना। फिर नाती पोते भी हैं, मतलब एक पूरा भरा पूरा परिवार। अम्मी जी जो है जो 80 साल प्लस है, और बेटा है इसमें से एक तो फॉरेन ऑस्ट्रेलिया में है ना, और एक वही सिविल सर्विस में है ना, एक खासी जो उसमें एक बेटी है जो कि जर्नलिस्ट है। हाँ हो जाती है, बाद में होती है ना। ये सब चीजें हैं। चलो, हालांकि अब इसमें थोड़ी सी और गहराई से अपन देखेंगे। ओके, पार्ट ऑफ द स्टोरी मास जर्नी, है ना। मतलब एक दिल की कहानी जो है वो एक मतलब माँ की जो जर्नी है ना वो एक दिल की कहानी है, मतलब एक ऐसी कि मन को छू जाएगी। जस्ट लाइक दैट द विडो डेस्पेयर, ना, एक अ, विधवा का दुख। माँ एन 80-year-old, माँ एक 80 साल की औरत है, प्लंग्स इनटू अ प्रोफाउंड डिप्रेशन, वो एक बहुत गहरे डिप्रेशन में गई है, फॉलोइंग हर हस्बैंड डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से। हर ग्रीफ मैनिफेस्ट एज अ कंप्लीट विड्रॉ फ्रॉम लाइफ, उसका जो दुख है वो इस चीज का गवाह है कि उसकी जो लाइफ है ना, वो अपने हर ग्रीफ मैनिफेस्ट एज अ कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम लाइफ, उसका दुख उसके जीवन को मतलब पूरा बाहर लेके आ गया है कि यार बस अब कुछ नहीं बचा। जस्ट लाइक दैट चैलेंजिंग कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन, जैसे कि जो सामान्य जो कन्वेंशनल आसपास की जो है आकांक्षा होती है, ऑफ स्टोइक एक्सेप्टेंस अमंग्स एल्डरली इंडियन वुमेन, जैसे एक भारतीय बुजुर्ग महिला की जो आकांक्षा होती है, कहने का मतलब एक भारतीय बुजुर्ग महिला की जो आकांक्षा होती है ना वो पूरे दुखों से बिल्कुल एकदम भर चुकी रहती है और उनसे भी ऊपर उठ जाती है ना, कुछ नहीं बचता उनके हाथों। तो ऐसे ही हमारी ये प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर माँ। माँ इस कहानी में सबसे ज्यादा दुखी औरत समझ लो, या सब ज्यादा जिसने अनुभव झेला या सब ज्यादा परिस्थितियां झेली है। अब वो सबसे पहले रिफ्यूज टू ईट और इंगेज विद फैमिली, वो खाने से मना करती है और परिवार के साथ जुड़े रहना चाहती है। रिट्रीट इनटू साइलेंस एंड आइसोलेशन,
वह अकेलापन और आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहती है। embodies the invisible suffering of widowed woman। embody का नहीं आ रहा याद। embodies the invisible suffering widow woman, मतलब ये जो माँ है वो एक विधवा औरत और मतलब इनविजिबल सफरिंग मतलब ऐसा ऐसा संघर्ष जो दिख नहीं सकता उसका प्रतीक है ना। तो उस औरत ने बहुत सारी तकलीफें झेली है, तो देख के ही समझ में आएगा आ जाएगा समझ में क्या आ जाएगा, वो सिंबल है इस चीज का। फिर हालांकि यहाँ हम बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, चलो सुनाई दो कि अगर कोई औरत बुढ़ापे में आके बहुत धैर्यवान, बहुत सहनशील, बहुत शांत रहना पसंद कर रही है, तो मतलब ये समझ लेना कि उसने अपने जीवन में वाकई में बहुत कुछ सह चुकी है ना। और अगर आसानी से किसी को माफ कर देती है ना, माफ करना बहुत ताकत का काम होता है, सबसे ज्यादा ताकत का काम है। कोई ने कहा चुके तुमने गुस्सा में जवाब दे दो, फट से कुछ ही बुद्धि का काम। माफ करना मतलब उस बवंडर को, उस गुस्से के बवंडर को खुद निगल जाना, डकार मार देना। सोचो खतरनाक काम है किसी को माफ करना, हर किसी की बात नहीं होती। अगर तुम सोचते हो ना कि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, दैट मीन्स सही बात, उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई हो नहीं सकता। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां वो झेल जाए। हाँ, ये सच में ये मजाक नहीं है, ये बातें प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार हमने तो फेस करी है ना। नॉट इवन दिस सोसाइटी बट ऑल्सो इन स्कूल मैनी टाइम। जैसे मान लो कि वैसे तो हमारे साथ ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई इनडायरेक्टली कोई मुस्कुरा के कोई ऐसी हमारी बेइज्जती करता है ना, तो इस जगह पे दूसरे जो लोग होते हैं हमें पता है कि हमारी जगह पे कोई दूसरा क्या रिएक्ट करता, हम उसकी स्माइल का रिएक्ट उसकी स्माइल से कर देते, इतना प्यारा आंसर देते हैं, उस व्यक्ति को खुद ही एक आध दिन बुरा लगता है और कहते हैं गंदे रिश्वती के मुंह से निकलवा दिया। उस समय सोचो कितनी अच्छी खुशी होती होगी। कुछ भी कहो वही इंसान कह रहा हो, सब कुछ भी बोले थे, समझ गए सारी बात, क्योंकि आप उस दिन गुस्सा झेल गए। आ जाता पता है। तो सिर्फ हमारा एग्जाम्पल इसलिए कि पेशेंस उस औरत के उसमें सारी भावनाएं दिखती हैं। फिर देखने रेवोल्यूशनरी अवेकिंग डिफाइन ट्रेडिशनल रूल, है ना, वो ट्रेडिशनल रूल को डिफाइन करती है। माँ रिफ्यूज टू रिमेन पैसिव इन हर ग्रीफ, मतलब अपने पीछे जो छुपा हुआ दुख है ना उसको रिफ्यूज करती है शो करने से, अपना दुख किसी को पता नहीं चलने देती। कि हर मैजिकल वॉकिंग स्टिक बिकम अ सिंगल ऑफ एम्पावरमेंट। अरे क्या बात, यहाँ अगर देखो वो जो अपने छड़ी लेके जो चलती है ना, तो वो किस चीज को सिंबल करता है कि जैसे वो उसके ताकतवर स्वरूप को दिखा रहा है कि पावरफुल चीज को दिखा रहा है कि वो इस एज में होके भी मतलब उस जादुई छड़ी से चल रही है, ऐसा दिखाया गया है। इनेबलिंग, और वो क्या है, इनेबलिंग हर टू राइज अ ड्यू रिक्लेम एजेंसी ओवर हर डेस्टिनी, मतलब अपने भाग्य से ऊपर उठ के वो जो गतिविधियां करती है ना, वो नई और रिक्लेम मतलब दावा ठोक के पुनः दावा करके, है ना, उठती हैं उसकी ये बातें,
और इन ये सारी बातों को वो इनेबल करती है। इनेबल मतलब होता है खोलना ना, बड़ी बात है। इनेबलिंग मतलब मौजूद करना, मौजूद करना है ना, किसी के लिए उपलब्ध कराना, मौजूद करना, उपलब्ध कराना, ये चीजें। हाँ, ये रहा। फिर देख लें अब इसके कुछ और पॉइंट्स क्या है। डिस्कवर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। वो अ, खोजती है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, अपने अंदर ऐसी ताकत को जिसे कि हम अनुभव नहीं कर सकते। और वाइटैलिटी मतलब होता है क्षमता। वाइटैलिटी मतलब होता है क्षमता। तो अपने अंदर की वो अन अन ऐसी क्षमता मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आशा नहीं होती। हाँ, आशा रहित क्षमताओं को वो खोजती है। मतलब सोचो, अब उसकी एज जानी की, लेकिन वो हिम्मत भरती है। इसको देख के पता हमें एक चीज याद आ गई, प्रकाश उनकी डोकरिया, उसका चेहरा सामने याद आ रहा है। तो कुछ सेट होती है इस पे। उस औरत ने मरते दम तक अपने नाती और पोतों के लिए, सिर्फ नाती नहीं, पोतों के लिए, सबके लिए उसने बहुत कुछ करके चली गई। आखिरी सांस तक मरते मरते उनके लिए पैसा दे के, उन तक के लिए वो सब कुछ करके गई। मतलब पूरा एक एम्पायर खड़ा करके गई। दादी की दादी। हाँ, कंचन कविता की दादी की सास। ना? उस टुकरिया को देख के उसका पूरा चेहरा सामने। मतलब देखो, मोहल्ला में और भी टुकरिया थी, लेकिन वो अपने बच्चों को एक प्रॉपर, अपनी जनरेशन को प्रॉपर इंसान नहीं बना। तभी अपने 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 बच्चों को ये पता है क्या नहीं बना पाए। challenges patriarchal unexpectation of widowhood। वो एक विधवापन को, विधवापन के जो चैलेंजेस होते हैं इस कौन से समाज में, इस पितृसत्तात्मक समाज में, उसको वो फेस करती है। मतलब एक विधवा औरत का इस पुरुष प्रधान समाज में बहुत कठिन है जीना। फिर से हमें डुकरिया और उनकी मम्मी याद आ गई, प्रकाश उनकी, उठ जा, तो फिर याद आ गई। देखो उस डुकरिया ने, मतलब हम लोगों ने मालूम बहुत खतरनाक चीजें देखी है। जब प्रकाश के पिताजी लोग खत्म हुए थे ना, तो वो बिल्कुल यंग थे, 30-34 लगभग हमारी एज पे खत्म हुए थे। प्रकाश के पापा लगभग हमारी एज में, और हाँ, और ये तीनों हो गए थे। मतलब हमारी एज से थोड़े ही आगे हो गए, 40 तक पहुंचे होंगे। तो उनकी मम्मी ने, उनकी मम्मी ने तीनों को पाल लिया। और डुकरिया ने कि मैं संभाल ले हूँ, टेंशन न ले, मैं हूं ना वजह। डुकरिया ने, दोनों ने मिलकर संभाल लिया। और दो बच्चे तो उनके समझ लो कि गवर्नमेंट जॉब में चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये चरा चरा कर परिया ने बहुत व्यवस्था कर ली। इवन सीन हम तुम्हें बता रहे, इस मोहल्ले में कंडीशन ये है कि मतलब हम लोग जो है ना, हमारी जो जनरेशन है, ये मालूम है, मतलब एक भीख जैसी सिचुएशन में पली है, खाने के हमेशा लाले रहे हैं। नहीं, तुम्हारी नानी तो मतलब अभी भी कर रही है। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी तुम्हारी नानी छोड़ देना उनको तो लगभग वो पल जाएंगे। लेकिन पता है, इन लोग ऐसी सिचुएशन में थे कि इनको कोई सहारे नहीं थे। मतलब तुम्हारी नानी के पास कम से कम एक ऐसा काम है
इसमें वो पल ही जाएंगे। यहाँ कोई काम नहीं था। पता है, काम हो तो ठीक है, काम ना हो के बहुत खतरनाक होता है जीवन, बहुत कठिन। फिर जैसे तैसे की चली। फिर एक सिचुएशन हमारी दादी की। हमारे यहाँ और बुरी सिचुएशन ऐसी थी कि होना भी ना होने के बराबर था, मतलब नाम के लिए होना। और सिचुएशन हम जानते थे। सिचुएशन ये थी कि काम के नाम पे कुछ नहीं था, आके सिर्फ 20 या 30 रुपए ही दिया करते थे दिन के, घर पे। हाँ, और उस पे भी इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हमारे तो सामने से निकला सब कुछ। बस, मतलब 50 रुपए से ऊपर कभी हमें नहीं लगता कि हमने पैसे देखे हैं कभी। अब कैसे होता था सब कुछ, वो खुद करने जाती थी, खेत का, यहाँ का, वहाँ का। आज तक उनने मतलब कोई काम तो छोड़ा ही नहीं है। बहुत पहले से हम, ये लोग इस चीज को, ये लोग इस चीज को डिजर्व करते हैं। इनको कुछ अपने को करके देना है। जब ये दिखता है ना, नहीं हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि खुद भी इंजॉय करो। मतलब खुद पता है कैसा एंजॉय नहीं करो, खुद वैसा एंजॉय नहीं करो कि यार उनकी खुशियों को छोड़ के अपन आगे निकल गए भाड़ में, जो आप तो कमा खाए ऐसा करें, ऐसे नहीं करो। मतलब ऐसा खुद के लिए सेल्फ एंजॉय करो, है ना, खुद के लिए एंजॉय तो करो। लेकिन अपने कर्म को करते रहो। एंजॉय रहना चाहिए, क्योंकि बिना एंजॉय के भी लाइफ खराब हो जाती है ना। अपनी खुशी के लिए तो कुछ चीजें करते रहो, नहीं तो टूट जाओगे। तो अपने मन की चीजें तो करते रहो, लेकिन तुम्हारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हम उन्हें उन्हें कुछ दे के जाएंगे, उन्हें हम दे के जाएंगे, मतलब हम लगे रहेंगे। दे के जाना है, देना ही है, ये हमारे पास एम होना चाहिए। बस ये चीज सोच के चलो तो सारी सुख सुख सुविधाएं ऐसो आराम सब मिलते रहेंगे। और नहीं तो दुनिया के पास इतने अच्छे अच्छे एक्सक्यूज है, दुनिया हर चीज के लिए आपको कहेगी कि शर्म आनी चाहिए थी, अब तक तो कर लगती, दो पैसा बाम बताई सहारा दे लग। नहीं, अभी बाम तारीख लूटने का समय है। अभी लूटने का समय है, प्लीज लूटो, है ना, प्लीज लूटो। तुम लोग बहुत कम समय एज पे लूट रहे हो, हमने बहुत एज तक लूटा है। सोचो, अब मैं शादी के जस्ट 2 साल पहले तक हम बहुत लड़ा जाते। तो लूटो, कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए तो अपन बचा लो, उनसे ले लो। और उनसे नहीं ले रहे तो कम से कम उस स्कॉलरशिप का सदुपयोग करो। हमने आज तक घर पे कभी नहीं दी स्कॉलरशिप, हमने आज तक नहीं दी। बहुत उनने कही कि तुम अपने पे लगा दो, बिल्कुल आखिरी सांस तक बोल दी हमारी माता श्री के, तुम पे लगा लो जितनी हिम्मत हुई। और उल्टे लगे तो हमसे ले जाना है, जितने हुई झरा कर दे दे, भले ही हम रात को खाना न खाए। मतलब हमसे ज्यादा विश्वास कबू कबू हमेशा खोल लगा तो कम कर करे, हम कर पा नहीं कछू, चुल्लू भर पानी में डूबने के लायक न बचे। अब हिम्मत आ गई, मनो को नहीं रहे, ठीक रहो। खुद पर विश्वास, वैसा लगता था कि यार नाटक ज्यादा हो रहा है बेटा, ज्यादा लूट लो तेने, देख तो लेता सही रास्ता पे है का नहीं, किताब विताब पढ़ के गलती तो नहीं कर रहा हो। ऐसा खुद पे शक होने लगता था। बात आ गई समझ में तो ये। और वे भविष्य में दिखत भी नहीं है वे लोग, पता कब भी नहीं दिखे। आपकी, आप कहूँ
चले जाओ आ जाओ कच्छू हो जाओ, तुम्हें कबू ना मिले भी, और वो उतना ही मिले जहाँ के तहाँ, वे लोग हमेशा उतना ही मिले। अरे हम दूर नहीं जाए ज्यादा, हमें पता नहीं कितो कितो बुरो बुरो बोलो गो है। अब एक एक एग्जांपल दे है ना, एक यार बता दो हल्ला ही में। अगर अपन ठहरे सहनशील आदमी, सहनशाह सहनशाह है तो है, ठीक है। खत्म करें, लास्ट लाइन। माँ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी विथ हर डॉटर, माँ की जो बदलाव भरी जर्नी है अपनी बेटी के साथ। बेटी बिकम अ पावरफुल नरेटिव ऑफ फीमेल सॉलिडेटरी एंड रेजिस्टेंट टू सोसाइटल नॉर्म। बेटी जो है वो एक ताकतवर इस कहानी को बताने वाली औरत है ना। सॉलिडेटरी, अकेला, इसका मतलब ये अकेला ही होता है। रेजिस्टेंट टू सोशल नॉर्म, वो अकेली ही समाज की जो नियम कानून है उनसे उनको उनको रजिस्ट करती है, उनसे मना करती है। साथ ही साथ क्या है, टुगेदर, साथ ही साथ दोनों, द ट्रावर्स फिजिकल एंड द मेटाफोरिकल बाउंड्रीज, इसमें फिजिकल और मेटाफोरिकल बाउंड्रीज दी गई हैं। मतलब फिजिकल बाउंड्री और मेटाफोरिकल मतलब काल्पनिक बाउंड्री। क्वेश्चनिंग स्टेबलाइज्ड हायरार्कियल, मतलब हायरार्की मतलब होता है विभाजित। सेलिब्रेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ री इन्वेंशन ऑफ एनी एज, साथ ही साथ इसमें हर एज के बारे में, हर एज के लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है ना, या दिखाया गया है कि यार हर एज के लोग कितने अच्छे से, कितने शानदार तरीके से ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा अभी वर्क। हायरार्कियल मतलब विभाजन, विभाजन लिख लो, है ना, या विभेदीकरण। ठीक, और 3 slides are done. Now next